Okay, then start with our payroll course demo class. तो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आई एम राजेश कश्यप, working in HR and payroll and compliances more than 25 years. Okay, my total experience more than 25 years in compliances, HR and payroll. एंड हमने अपना खुद अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया है सर्विस प्रोवाइडर एंड वर्किंग फिर दिल्ली एनसीआर एज ए कश्यप एचआर सॉल्यूशंस सिंस 2016. हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड अदर एक्सपर्ट्स आल्सो. तो आपको उनसे भी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा इस कोर्स के दौरान. ठीक है. Then why join our payroll crash course? आप इसमें क्या क्या सीखेंगे? You will learn essential payroll concepts and compliances. Concepts आपके क्लियर होंगे इसमें. Hands-on practice and salary calculation in Excel as well as payroll software. सॉफ्टवेयर में कैसे सैलरी बनती है, एक्सेल में कैसे फार्मूलाज से सैलरी बनती है, अटेंडेंस कैसे मैनेजमेंट होता है, पे साइकिल्स कैसे उसमें मैनेज होगा, बेसिक एचआर कैलकुलेशन, ये सारा. साथ साथ एक्सपर्टीज इन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लाइक पीएफ, ईएसआईसी की नॉलेज, चालान, रिटर्न्स, बोनस, एनुअल रिटर्न, बोनस के बारे की बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल, ग्रेचुटी, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस. These types of statutory bonus you will know in this course. Also understand payroll related policies and procedures, जो HR की बेसिक पॉलिसीज, लीव है, अटेंडेंस पॉलिसीज कैसे मैनेज होती, कैसे इनकॉर्पोरेट होंगी. मंथली पेरोल प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया एक्सेल या पेरोल सॉफ्टवेयर में. सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सीटीसी स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रॉस पे क्या होता है, नेट पे क्या होता है. ठीक है. एडिशन क्या होगा सैलरी में, डिलीशन क्या होगा, डिडक्शंस क्या होती हैं. We will know that. Labor laws and statutory compliances, leave and attendance management, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जैसे मैंने भी बताया. पेरोल क्यों मैटर्स करता है, पेरोल मैटर्स करता है जस्ट लाइक ए रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट. एक पेरोल एरर किसी कंपनी को लाखों का नुकसान भी दे सकती है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ अदर एरर्स आल्सो. मान लीजिए अभी रिसेंटली एक एरर हुई जिसमें कि हमारे नाउन में थे वो, उसमें एचआर ने विदाउट रिकंसिलेशन, एक रिकंसिलेशन की प्रैक्टिस नहीं बनाई, एक प्रोसेस नहीं बनाया, विदाउट एम्प्लॉय आईडी सैलरी को बनाया एक्सेल शीट में, और किसी की सैलरी किसी में एक महीने में मर्ज हो गई. सैलरी किसी को जानी थी, किसी को चली गई. दैट इज अ बिग मिस्टेक. आल्सो कंप्लायंस, पीएफ, एसआईसी चालान भी गलत हो गए. ना उसको करेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है. तो वे अदर टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी लीड एंड कंप्लायंस इशू विद द कंपनी, a big risk if a payroll is not maintained properly. Payroll क्या है? Payroll is a process of paying employee including salary calculation, deduction and legal compliances. सिंपल भाषा में देखा जाए तो पेरोल एक सैलरी पेमेंट का स्ट्रक्चर है, शीट है, जिसमें वी कैन अंडरस्टैंड कि एक एम्प्लॉय का क्या सैलरी है, क्या बेसिक एचआर है, उसका कैलकुलेशन क्या है, और एक मंथ एंड में डेट्स के हिसाब से उसके फिक्स डेज और पे डेज क्या होंगे, क्या डिडक्शन है और क्या उसको नेट मिल रहा है. दैट्स अ कैलकुलेशन ऑफ ए पेरोल, पेरोल प्रोसेसिंग. सैलरी स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, बेसिक पे, एचआरए, डीए, डियरनेस अलाउंस, एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस, कन्वीनियंस एंड मेडिकल अलाउंस. डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, पीएफ हो सकता है, ईएसआईसी हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड टैक्स, टीडीएस. दीज आर द डिडक्शन. अगर मैं बात करूं पेरोल में, तो आपको बेसिकली एक
पे स्लिप से इन चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द पे स्लिप्स। अब पे स्लिप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 डिवीजन में, ब्लू कॉलर, मिड लेवल एंड सीनियर स्टाफ। ब्लू कॉलर मीन्स जो लेबर स्टाफ है या 4th क्लास स्टाफ है, उसकी सैलरी स्लिप को समझेंगे। मिड लेवल, ऑफिसर लेवल एंड सीनियर लेवल, इन तीनों की सैलरी स्लिप क्या क्या डिफरेंस है, कंपोनेंट्स की वजह से कंप्लायंस कैसे मैटर करता है, वी कैन अंडरस्टैंड विद द रियल एग्जांपल थ्रू पे स्लिप। ठीक है, पे स्लिप मैटर करता है। पे स्लिप नॉट इज ए मैंडेटरी टू गिवन द एम्प्लॉय बट आल्सो इट्स मैटर एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर। वेज स्लिप या पे स्लिप एक एम्प्लॉय को मिलना एक लीगल राइट है और उसको प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है, जिसमें कि प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि क्या उसकी अर्निंग है, क्या वेजेस है, क्या मनी डिडक्टेड है, एब्सेंट्स कितने हैं, डैमेजेस क्या, EPF, ESIC डिडक्शन। ओके, पार्ट्स ऑफ पे स्लिप अगर हम कहें तो एक स्टैंडर्ड पे स्लिप कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या क्या अर्निंग एंड डिडक्शन आना चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन मंथली इन्फो, कंपनी फर्म नेम, ऑफिस एंड ब्रांच लोकेशन, मंथ। ठीक है, एम्प्लॉय की बेसिक इन्फो, एम्प्लॉय आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए पे स्लिप और होल पेरोल स्ट्रक्चर, यू कैन से HR डिपार्टमेंट, क्योंकि एक नाम के राम श्याम 4 आदमी 3 आदमी भी हो सकते हैं, उसी की वजह से गलतियां भी होती हैं टिपिकल कि किसी की सैलरी किसी को जा सकती है। बट आप या तो सैलरी शीट या पे स्लिप एक्सेल में बनाएं या फिर एक सॉफ्टवेयर में बनाएं। सॉफ्टवेयर में तो इजी है, वो एम्प्लॉय आईडी आपको जनरेट करके देगा, यूनिक आईडी। बट सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आप एक्सेल में बनाते हैं तो भी आप एम्प्लॉय आईडी मैनुअली जनरेट करें, जिससे कि एक सेपरेट एंटिटी जनरेट हो सभी एम्प्लॉय की, ताकि अगर राम या श्याम नाम के 3 आदमी हैं तो उनकी एम्प्लॉय आईडी सेपरेट होगी, जिसी से उनका एंटिटी फाइंड आउट होगी, बेसिक स्ट्रक्चर अलाइंड होगा, सैलरी अलाइंड होगा, तो गलती होने के चांसेस काफ़ी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो एम्प्लॉय आईडी इज ए मैंडेटरी और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ए पेरोल। तो बेसिक इन्फो में आता है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड स्टेशनरी इंफॉर्मेशन में आ गया UAN नंबर, PF नंबर, ESIC नंबर, आधार नंबर। ठीक है, आधार और पैन नंबर जरूरी नहीं है पे स्लिप में हो, बट कहीं उसको देते हैं, कहीं मेंशन किया जाता है, कहीं नहीं। UN नंबर के बारे में आपको पता होगा, कुछ लोगों को यू जानते हैं। UN नंबर इज ए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रिलेटेड टू PF नंबर, 12 डिजिट का ये होता है। वंस इन जनरेटेड तो ये सेम रहता है, एम्प्लॉय चाहे कितने भी कंपनीज स्विच ओवर करे उसका UN नंबर चेंज नहीं होता। प्रीवियसली कई बार इस तरह की एरर हुई है कि एक एम्प्लॉय के 2 UN जनरेट हो गए, बाद में उसको आधार लिंक से मर्ज किया गया। अब तो आधार लिंक से ही UN जनरेट होता है, पहले जब विदाउट आधार लिंक UN जनरेट हुए तो इस तरह की गलतियां बहुत हुई, जिनको बाद में करेक्ट कर लिया गया। ओके, PF नंबर डिफरेंट होता है, जो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। जब भी UN नंबर से हम लॉगिन करेंगे तो एम्प्लॉयर को अलग अलग कंपनी के अलग अलग PF नंबर शो होते हैं, सर्विस पीरियड इसमें दिखाई देता है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एवरी लोकेशन, रीजन सब दिखाई देता है। PF अकाउंट नंबर में 22 डिजिट होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 2 डिजिट रीजन कोड
फिर ऑफिस कोड, 7 डिजिट पीएफ का नंबर, फिर एक्सटेंशन एंड उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट। पीएफ एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 और मोर एम्प्लॉई हैं, ठीक है। और जो एम्प्लॉई जिस पे पीएफ एप्लीकेबल होगा, जिसकी सैलरी 15,000 तक बेसिक, प्लस एम्प्लॉई का शेयर डिडक्शन का 12% होता है और एम्प्लॉयर का शेयर उसमें डिडक्शन का 12% सेम होता है। 0.5% एडमिन चार्जेस और 0.5% EDLIP। EDLIP एक तरह का एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है जो पीएफ की तरफ से प्रोवाइड होता है एम्प्लॉय की नॉमिनी को आफ्टर डेथ बेनिफिट, जिसमें कि अगर किसी तरह मिस हैपनिंग की वजह से एम्प्लॉय का डेथ होता है तो सर्विस पीरियड चाहे 3 महीने 6 महीने कितना भी रहा हो, नॉमिनी को एक पर्टिकुलर 4.5 लाख टू 6 लाख तक का एक बेनिफिट पीएफ से मिलता है। साथ साथ इसमें अगर विडो है तो विडो को एक पर्टिकुलर पेंशन भी मंथली स्टार्ट हो जाता है विडो को, और अगर माइनर चाइल्ड है उनको भी। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है जिसका एक नॉमिनल अमाउंट एम्प्लॉय की साइड से 0.55 डिपॉजिट होता है और एक रिस्क कवर, लाइफ रिस्क कवर होता है नॉमिनल पीएफ की तरफ से। एस्टैब्लिशमेंट में ईएसआईसी में जहां 10 और मोर एम्प्लॉय होंगे वहां ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। ईएसआईसी ग्रॉस सैलरी पर एप्लीकेबल होता है जहां अप टू 21,000 तक सैलरी होती है। एम्प्लॉय का शेयर 0.75% और एम्प्लॉयर का 3.25%। पार्ट ऑफ पे स्लिप, इसमें फिक्स डेज एंड पे डेज होंगे। अर्निंग साइड होगा, डिडक्शन साइड होगा। अर्निंग एंड डिडक्शन में अर्निंग साइड में बेसिक, एचआरए, कन्वीनियंस, टेलीफोन स्पेशल, एलटीए एंड अदर अलाउंस। डिडक्शन में स्टैट्यूटरी डिडक्शन जहाँ पीएफ, ईएसआईसी, लेबर पे, प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर, और अदर डिडक्शन, लोन एडवांस एंड अदर डैमेजेस। हाउस रेंट अलाउंस मीन्स मेट्रो सिटी में 50%, नॉन मेट्रो में 40%। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय नॉन मेट्रो में तो उसको 40% तक का रिबेट इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलता है। कंडीशन सब्जेक्ट टू वो रेंट पे कर रहा है, अपना रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा है। और मेट्रो सिटी में तो उसके बेसिक का जो 50% है उसका टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इसमें एक सर्टेन फार्मूला है कि 50% of basic salary, actual rent paid by employee less 10%, whichever is less। इसमें से जो भी लेस होगा उसका बेनिफिट उसको टैक्स बेनिफिट में मिलेगा। अब इसको थोड़ा पे स्लिप को एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये सिंपल एक पे स्लिप है, आप एडमिन स्टाफ की समझ सकते हैं, जिसमें कि बेसिक सैलरी 10,000, एचआरए 2600, टोटल 1200 है। मंथ है जून 22 का, ईपीएफ डिडक्शन 1140 है। यहाँ आप देखेंगे कि अर्निंग है जो 9,500 और 2470 आ रही है। तो आप बता सकते हैं कि ये अर्निंग लेस क्यों है, यहाँ पे तो 10,000, यहाँ पे 9,500 है। ओके, सो द रीजन इज दैट कि यहाँ पे आप देखिए कि जून में जो डेज होते हैं 30 डेज होते हैं और यहाँ पेबल डेज है 28.5, मीन्स कि उसमें एम्प्लॉय ने कभी छुट्टी करी है तो उसका 1.5 लीव बैलेंस नहीं था तो डिडक्शन हुआ है, उस डिडक्शन की वजह से यहाँ पे सैलरी डिडक्ट हो गई है। ओके, तो ये 12% ऑफ पीएफ 9,500 पर डिडक्ट हुआ है और ईएसआईसी 0.75% डिडक्ट हुआ है ग्रॉस सैलरी पे। ओके, तो ईएसआईसी का डिडक्शन ग्रॉस पे है और पीएफ का डिडक्शन बेसिक पे है। पीएफ का डिडक्शन बेसिक पे होता है और ईएसआईसी का ग्रॉस पे है। ओके, अब ये एक और पे स्लिप्स है, ये भी जून की है। यहाँ आप देखेंगे कंपोनेंट्स थोड़े बढ़ गए हैं। यहाँ पे बेसिक है, एचआर है, इसके अलावा कन्वीनियंस है, मेडिकल है,
ठीक है, अदर कंपोनेंट है, और ये टोटल सैलरी है। ठीक है, यहाँ पीएफ 1800 है, पेबल डेज पूरे 30 है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे 11,500 11,000, यहाँ पे इस फिगर में इस फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, टोटल 21,005 है। अब यहाँ पे ESIC जीरो दिखा रहा है, तो एनीबडी कैन से कि बता सकते हैं यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है? ओके, सो यहाँ जीरो होने का रीजन ये है कि जैसे मैंने अभी लास्ट बिगनिंग में बताया था कि ESIC का जो लिमिट है वो 21,000 है, अप टू 21,000 ग्रॉस सैलरी अगर एम्प्लॉई है, सैलरी रेस्ट्रिक्शन जो है तो उस पर ESIC होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो यहाँ पे सैलरी जो है इंक्रीज हो गया 21,000 लिमिट से 25 रुपीज एक्स्ट्रा, तो उसका ESIC यहाँ पे डिडक्शन नहीं हो रहा। बट आगे चलकर हम कोर्स के अंदर ही समझेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में सैलरी 21,000 से ज्यादा भी हो जाती है तो भी ESIC डिडक्ट होता है। उसका रीजन क्या है और क्यों डिडक्ट होता है, वी विल अंडरस्टैंड इन आवर पेरोल क्लास। ओके, अब ये थर्ड पे स्लिप है, इसको आप कह सकते हैं मैनेजर लेवल पे स्लिप, थर्ड टाइप पे स्लिप। यहाँ पे देखेंगे दिसंबर की सैलरी है, यहाँ पे सैलरी 71,800 है, एम्प्लॉय जो है एक रीजनल मैनेजर है। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एवरीथिंग इज दिए गए। सो यहाँ पे आप देखेंगे सारे कंपोनेंट्स हैं, बट यहाँ पे पीएफ डिडक्शन है 1800, 200 प्रोफेशनल टैक्स है और TDS 2800 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये 35,400 जो इसका बेसिक है उसके बाद भी यहाँ पे पीएफ डिडक्ट हो रहा है, जबकि पीएफ लिमिट तो 15,000 है, उसके अब तो जीरो होना चाहिए था। सो एनीबडी बता सकते हैं कि वाई ये पीएफ डिडक्ट हो रहा है, यहाँ पे पीएफ डिडक्शन का रीजन क्या है? ओके, द रीजन इज कि once in a member is always member as per PF rules। इस केस में क्या है कि ये जो एम्प्लॉई है जब इसने ज्वाइन किया कंपनी को, इसमें दो रीजन हो सकते हैं, जब इसने ज्वाइन किया कंपनी को तो उस वक्त इसका सैलरी उस लिमिट में था बिलो 15,000, तो ये एलिजिबल था पीएफ के लिए और पीएफ मेंबर इनको बना लिया गया। ओके, बट बाय द टाइम इंक्रीमेंट होता गया और इनका सैलरी इंक्रीज होता गया, तो सैलरी इंक्रीज होने के बाद पीएफ डिडक्ट होना बंद नहीं होता। ओके, वो कंटिन्यू रहता है एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिट तक, यानी कि 15,000 तक। इसमें पार्ट आता है कि वॉलंटरी पीएफ का भी, कि एम्प्लॉय अपनी वॉलंटरी पीएफ भी जमा करा सकता है। वी विल डिस्कस इन लेटर इन क्लासेस, बट अगर बेसिक समझा जाए तो ये है कि वो वंस इन ए मेंबर है, ऑलवेज मेंबर। दूसरा रीजन ये होता है कि एम्प्लॉई ने जब हमारी कंपनी में ज्वाइन किया तो वो पहले से कहीं पीएफ का मेंबर था। ठीक है, पहले से वो 4-5 या 8 साल वहां पे काम कर रहा था और उसने अपना पीएफ विड्रॉ नहीं किया। इस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर को एक अंडरटेकिंग लेना होता है, फॉर्म 11 डिपॉजिट करना होता है अंडरटेकिंग एम्प्लॉय से कि ही इज ए मेंबर ऑफ पीएफ और उसने अपना पीएफ कहीं विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, और एक और होता है कि अगर एम्प्लॉय कहता है कि मैं पीएफ नहीं कटाना चाहता तो उनसे पूछना पड़ेगा, एक एचआर का ये राइट है और लीगल कंप्लायंस है कि आपका पहले का पीएफ आपने विड्रॉ कर लिया, जीरो है, आप अभी पीएफ के मेंबर हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं कि मैं पीएफ का मेंबर नहीं, तो प्रॉपर एक अंडरटेकिंग उनसे लेनी होगी। विदाउट अंडरटेकिंग वी कांट गो बियॉन्ड पीएफ डिडक्शन। अगर वो पीएफ उनका डिडक्ट हो रहा है और वो कहते हैं कि हमारे डिडक्ट मत कीजिए, तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट, हमें वो काटना ही पड़ेगा। वी आर कंप्लाइंट एज पर पीएफ एक्ट एंड रूल्स। ओके, यहाँ एक बुक
सिंपल सी एक ब्लू कॉलर आप कह सकते हैं मेंटेनेंस में है, जिसमें सैलरी उसका 8,900 है, या दिसंबर का सैलरी है, या 30 डेज की सैलरी है, एक दिन का डिडक्शन है, ठीक है। और यह पीएफ ईएसआईसी वो दोनों डिडक्ट हो रहा है, और एक एलडब्ल्यूएफ डिडक्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो ये सिंपल पे स्लिप है, हमें डिडक्शन है पीएफ का, ईएसआईसी का है, और एलडब्ल्यूएफ का है। ईडब्ल्यूएफ स्टेट में मान लीजिए अगर कोई गुड़गांव है या कर्नाटका, वहाँ पे ईपीएफ, एलडब्ल्यूएफ, पी टैक्स एलडब्ल्यूएफ, सॉरी एलडब्ल्यूएफ दिल्ली है या वहाँ पे हरियाणा, तो वहाँ एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ हम जो समझेंगे इस कोर्स में कुछ बेसिक पॉलिसीज के बारे में समझेंगे कि अगर पेरोल या एचआर को पॉलिसीज कैसे डिफाइन करनी है, और क्या क्या पॉलिसी मैंडेटरी होती है या हो सकती हैं। पॉलिसीज बहुत सारी हैं, बट कुछ मैंडेटरी है, लाइक लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, पीएल क्या होगा, ईएल क्या होगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स को कैसे डिफाइन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी, एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी, हाइब्रिड पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट विद एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी हमें एम्प्लॉय को उसमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या क्लॉज कस्टमाइज्ड होंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी, माइन इंक्रीमेंट, केआरए केपीआई डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का डिफाइन करना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना, रिलोकेशन पॉलिसी। सो दिस इज ऑल वी विल कवर इन दिस। इसके साथ साथ I will want to explain something related to payroll software और payroll Yes. उसमें सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करता है। I want to show that also। अभी कोई और क्वेश्चंस आपका, कोई डाउट्स या क्वेश्चन? सर ये तो समझ में आ गया आपका। एंड सर मैंने एक चीज पूछनी थी, ये जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं न्यू बैच, जैसे न्यू फ्रेशर, तो जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो एक्सेल से स्टार्ट होगी या पेरोल सॉफ्टवेयर से सर? नो, वो आपका स्टार्ट होगा फंडामेंटल से। पहले तो फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, थ्योरी आपको क्लियर होगी, तभी तो आप आगे एक्सेल या सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको थ्योरी और ये सारी चीजें समझ में आएगी, उसके बाद वी विल गो फॉर एक्सेल, फार्मूला, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। सो आपका पूजा, हर्षिता, आपका कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। अच्छा, ठीक, नो सर। ओके। सो लेट्स कंक्लूड दिस। कुछ और भी होता तो ईमेल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि सर आपने, मैंने देखा अभी 16 अप्रैल को न्यू बैच स्टार्ट है राइट सर? राइट। सर जी इसकी क्या ड्यूरेशन वगैरह है सर? ड्यूरेशन हमने बहुत शॉर्ट रखी है, 21 डेज रखा है, बट ऐसा नहीं है कि 21 डेज में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको लेंथ आगे भी जाती है तो वी विल गो ब्रॉड द लेंथ आल्सो टू डिफाइन ऑल दी, जो भी आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाते, वी विल स्ट्रेच फ्यू मोर डेज आल्सो, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, सो ओके सर, ठीक है, कंक्लूड कर दें, ठीक है ना।
और सर ये 100% प्लेसमेंट है राइट सर? प्लेसमेंट 100% नहीं है, वो तो आप अगर कहीं एमबीए भी करेंगे तो वो भी आपको कैंपस अरेंज करते हैं, 100% प्लेसमेंट नहीं देते। ठीक है ना, हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे कोर्स के बाद, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट। हाँ, हमारे जो कंपनीज हैं वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए? ठीक, ओके सर। एंड सर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हमें दिए जाएंगे राइट? यस यस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय।